हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं पूरे फैक्ट के साथ। तो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर झील जिसको हम गाज़ा के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर इजराइल ने फिर से हमला कर दिया है जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई है और जिसमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। सैकड़ों लोग घायल भी हो गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। पिछले साल भी वहाँ पर इजराइल ने हमला किया था जिसमें लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी फ़लस्तीनियों की और हज़ारों लोग घायल हुए थे। इजराइल का ये कहना है कि उसने इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उसको टारगेट करते हुए हमला किया है, लेकिन वहाँ पर हमला किसी और के ऊपर भी किया है। सिविलियंस इसमें बहुत ज़्यादा मारे गए हैं जिसमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों को भी मारा है यहाँ पर इजराइल ने बम बरसाकर। हालांकि देखा जाए तो 3 दिन तक की इस गोलीबारी में ट्रूस स्थापित हो गया है इस्लामिक जिहाद और इजराइल के बीच। ट्रूस यानी कि सीज़ फायर, जो कब तक चलेगा पता नहीं है। और दोनों पक्षों ने भी यहाँ पर कह दिया है कि अगर कुछ भी इसमें गड़बड़ हुई तो यहाँ पर रिटेलिएट किया जाएगा, चाहे वो इस्लामिक जिहाद रिटेलिएट करे या फिर इजराइल रिटेलिएट करे। तो सवाल यह आता है कि इजराइल गाज़ा में इतने हमले क्यों करता है और जो इजराइल का जो मैप है, इजराइल की जो जगह है, वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, क्या क्या है वहाँ पर, और इस गाज़ा पट्टी है क्या आखिरकार। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि गाज़ा पट्टी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये है गाज़ा का मैप जिसकी सीमा इजराइल और मिस्र के साथ मिलती है और मेडिटेरेनियन सी का एक बड़ा हिस्सा गाज़ा से लगता है। देखा जाए तो गाज़ा की चौड़ाई काफ़ी कम है लेकिन ये लंबा काफ़ी है। इसे हम अक्सर गाज़ा पट्टी या गाज़ा स्ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। देखा जाए तो गाज़ा का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, लेकिन हम बात करेंगे तब से जब कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो जैसे कि आपको पता है कि इजराइल नाम का देश हमारे सामने 1948 में आया था। तब यूरोप से हथियार ला लाकर यहूदी लोगों को दिए जा रहे थे कि मारो अरबी लोगों को और अपना खुद का देश बनाओ। तो तब यहूदियों ने फ़लस्तीनियों से अरबी लोगों को मारना शुरू कर दिया और फ़लस्तीनियों को उनके अपने ही घर से बेदखल कर दिया, जिससे वो सैकड़ों सालों से जहाँ रह रहे थे। और इसी तरह उस समय लगभग 7 लाख लोगों ने वहाँ पर शरण ली, जिसे हम आज गाज़ा पट्टी के नाम से जानते हैं। उस समय ये गाज़ा पट्टी मिस्र के कब्ज़े में आती थी, लेकिन 1967 में हुए 6 डे वॉर में इजराइल ने यह हिस्सा मिस्र से छीन लिया और यहाँ पर भी अपनी इलीगल बस्तियाँ बसाना शुरू कर दिया। इलीगल बस्तियाँ, इलीगल सेटलमेंट्स। लेकिन 90 के दशक में हुए ओस्लो पीस एग्रीमेंट के बाद फ़लस्तीन का जन्म हुआ और इसी को देखते हुए 2003 में तब के इजराइल के पीएम एरियल शैरोन ने अपनी बस्तियां गाज़ा से हटाने का ऐलान कर दिया और 2005 तक इजराइल की सभी 21 बस्तियां खाली हो गई, जिसमें लगभग 8000 यहूदी सेटलर रहते थे। लेकिन ये वापस से उनको बसाया गया और उन्हें वेस्ट बैंक में, जो फ़लस्तीन का इलाका है, उसमें जगह दी गई। हालांकि वेस्ट बैंक में बस्तियां बनाना इंटरनेशनल लॉ के अनुसार इलीगल ही है, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट दे रखी है, जिसकी वजह से इजराइल इलीगल सेटलमेंट बनाता ही जा रहा है और दुनिया के बाकी देश कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और रही बात गाज़ा की, तो गाज़ा में अब कोई भी इजरायली नहीं रहता है, लेकिन उसको अभी भी ऑक्यूपेशन ही माना जाता है क्योंकि इजराइल ने गाज़ा पर लैंड ब्लॉकेड, एयर ब्लॉकेड और नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। तो गाज़ा के लोग ना तो कहीं आ जा सकते हैं, ना ही कोई गाज़ा में आ जा सकता है, और इसके अलावा बाहर से कोई व्यापार भी नहीं हो सकता है। यानी कि गाज़ा की हर चीज़ पर इजराइल का पूरा कंट्रोल है। तो 2007 से पहले गाज़ा पट्टी पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है गवर्न करती थी, लेकिन 2007 में हुए चुनाव में वहाँ पर गाज़ा पट्टी पर हमास चुनकर आ गया, जिसके बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने, जो वेस्ट बैंक के रामल्ले से काम करती है, उसने हमास से पूरे संबंध तोड़ दिए क्योंकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी डिप्लोमेटिकली और पीसफुल सोल्यूशन चाह रही थी अपने फ्यूचर पैलेस्टाइन स्टेट्स के लिए। तो वहीं हमास फोर्स के माध्यम से फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। इसके अलावा फ़लस्तीन में इस्लामिक जिहाद नाम का भी एक ग्रुप है जो इजराइल को चैलेंज करता है। तो अब हम गाज़ा को और बेहतर तरीके से जानने के लिए मैप का सहारा लेते हैं। तो ये है गाज़ा, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 2.1 मिलियन, यानी कि पूरे 21 लाख। बहुत ही छोटा एरिया है जिसका कुल एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि एक छोटे शहर के जितना ही मान लीजिए कि इसका एरिया है। और इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 45% है, यानी कि लगभग आधे लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है, उनको पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। और जो फूड इनसिक्योरिटी है, 64% घरों में फूड इनसिक्योरिटी है, यानी कि वहाँ पर 2/3 लोगों के पास प्रॉपर तरीके से खाना नहीं आ पाता है, ना ही कोई पानी की बंदोबस्त है। और ये सबसे ज़्यादा है दुनिया में, यानी कि आप इसको सबसे ज़्यादा गरीब देश भी बोल सकते हो और सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी, जो बहुत ही छोटे एरिया में रहती है 21 लाख की आबादी। और एक
बस किस तरह से काम करती है ये उन्हीं को जाने। यहाँ पर 4 युद्ध लड़े गए हैं 2008 से लेकर अब तक। जब हमास पावर में आया था उसके बाद 2008 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें इजराइल ने गाज़ा की बॉम्बिंग कर दी थी। 23 दिनों तक ये बॉम्बिंग चलती रही थी, वहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए। उसके बाद 2012 में यहाँ पर जो है इजराइल ने बम बरसाना शुरू कर दिया गाज़ा पर, जो 8 दिन तक चला था। इसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। और जो सबसे बड़ा जो युद्ध चला था इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में, इजराइल और गाज़ा के बीच में, वो 2014 में चल लड़ा गया था, जो 50 दिन तक चलता रहा। 50 दिन तक लगातार इजराइल गाज़ा पर बम बरसाता रहा, जिसकी वजह से जो इजराइल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया था, जिसके बाद रीबिल्ड किया गया। और उसके बाद 2021 में यहाँ पर 11 दिन तक इजराइल ने बम बरसाए गाज़ा के ऊपर। अभी भी आप कह सकते हो जो अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर युद्ध हुआ है वो भी आप इसको युद्ध में ही काउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 44 लोगों की जान चली गई है। इजराइल ने 3 दिन तक लगातार बॉम्ब बरसाए गाज़ा पट्टी पर। तो आप इसको भी कह सकते हो कि ये भी एक युद्ध ही है, यानी कि 2021-2022 में 2 लगातार सालों तक इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर बम्बिंग कर दी। और यहाँ पर जो अगर हम गाज़ा पट्टी की बात करें तो यहाँ पर गाज़ा पट्टी का जो पूरा का पूरा एरिया है वो 5 गवर्नमेंट में बांटा गया है। गवर्नमेंट यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ज़िले हैं। जैसे कि एक स्टेट में ज़िले होते हैं ना, यूपी में 75 ज़िले हैं, तो यहाँ पर पूरे गाज़ा में लगभग 5 ज़िले हैं, जिसका नाम है नॉर्थ गाज़ा, गाज़ा सिटी, डेर अल बाला, खान यूनिस और राफ़ा। तो हम इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे ऊपर वाले पर, यानी कि गाज़ा नॉर्थ गाज़ा की। तो इसकी आबादी लगभग 4 लाख है और नॉर्थ गाज़ा में ही फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है, जिसका नाम है जबालिया रिफ्यूजी कैंप। और यहीं पर ही इजराइल और गाज़ा के बीच क्रॉसिंग है, जिसका नाम है बेत हनून इरेज क्रॉसिंग। हालांकि देखा जाए तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए इसी क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी रहती है और कोई भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता है बिना किसी परमिशन के। यानी कि यहाँ पर आपको परमिट लेना होगा ट्रैवल करने का, जो मुश्किल से ही मिलता है, मिलता ही नहीं है। बीमार लोगों को भी मिल जाए बड़ी गनीमत की बात है, लेकिन परमिशन नहीं मिलती है यहाँ से जाने की। और आपको जो बॉर्डर पर रेड कलर देख रहे हो, जो एक बॉर्डर को जो है हाईलाइट कर रहा है, ये गाज़ा और इसराइल के बीच एक बफर जोन है, जो आता तो गाज़ा एरिया में ही है, लेकिन अगर कोई गाज़ा में रहने वाला गाज़ा का नागरिक इस बफर एरिया में चले जाए तो इजराइल के ट्रूप शूट कर देते हैं और मार देते हैं। और यहाँ से जेरूसलम की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से जेरूसलम। और ये है गाज़ा सिटी। गाज़ा सिटी के नाम पर ही इस पूरे इलाके का नाम गाज़ा पड़ा है, जो बाद में जो लंबा एरिया पड़ा तो उसके बाद ये गाज़ा स्ट्रिप के नाम से या गाज़ा पट्टी के नाम से कहलाया। गाज़ा पट्टी में ही गाज़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अल शिफा है। और इसके अलावा यहीं पर ही गाज़ा का सी पोर्ट है, जहाँ पर मछली पकड़ने की नावें रहती हैं और मछली का बिजनेस होता है। और इसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऑफिस भी है। और यहीं पर ही गाज़ा की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, अल अक्सा यूनिवर्सिटी, गाज़ा यूनिवर्सिटी, फ़लस्तीन यूनिवर्सिटी, अल कुद्स ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, 6 यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। और यहीं पर ही कोस्टल रिफ्यूजी कैंप है, शती रिफ्यूजी कैंप। फिर आता है डेर अल बाला, जिसकी पॉपुलेशन है 3 लाख। यहीं पर ही गाज़ा का एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है और फल सब्जियाँ उगाई जाती है। गाज़ा में सिर्फ एक ही पावर प्लांट है जो डीजल से चलता है और वो यहीं पर ही है। लेकिन गाज़ा के लोगों को इतना डीजल नहीं मिल पाता है जिससे वो अपना काम चला सके। यहाँ तक कि जो गाज़ा में ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ सर्विस, वाटर सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, वो सब बिजली की कमी से इफ़ेक्टेड हैं और बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर यहाँ पर बिजली मिल पाती है। और इसके अलावा अगर मैं पानी की बात करूँ तो जो पानी जो अवेलेबल है गाज़ा में सिर्फ 5% ही पीने लायक है और जो 95% है वो पीने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी गाज़ा के लोग वो वहाँ पर पीते हैं, जिसकी वजह से उनके जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा सूख जाते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं और बस तबीयत उनकी ठीक नहीं रह पाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो फूड सिक्योरिटी और दूसरा वहाँ पर है पानी की बहुत ज़्यादा कमी। और ये इसके ऊपर भी इजराइल के जो ब्लॉकेट्स लगे हुए हैं, एयर ब्लॉकेट, नेवल ब्लॉकेट और लैंड ब्लॉकेट, इसकी वजह से जो बाकी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी नहीं पहुंच पाती है। फिर आता है खान यूनिस, जिसकी आबादी लगभग 4 लाख है। और जब इजराइल के 8,000 लोगों ने गाज़ा छोड़ा था तो तब सबसे ज़्यादा लोग खान यूनिस से ही इजराइल में गए थे। इजराइल में भी क्या गए थे, वेस्ट बैंक में गए थे। वो यहाँ से छोड़कर वहाँ पर फ़लस्तीन का जो दूसरा इलाका है वेस्ट बैंक, वहाँ पर बसा दिया गया, वो भी इलीगल सेटलमेंट के ज़रिए, जो इंटरनेशनल कानून के हिसाब से इलीगल ही है, चाहे वो कितनी बना ले। और यहीं पर ही खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप है जो काफ़ी बड़ा है। फ़लस्तीन यहाँ पर काफ़ी संख्या में रहते हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी भी है, जो है अल कुद्स ओपन यूनिवर्सिटी और अल अक्सा यूनिवर्सिटी।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसराइल के जो सेटलमेंट थे वो पिंक में दर्शाए गए हैं, जो काफ़ी बड़े थे। 8,000 लोग रहते थे और बहुत सारे सेटलमेंट थे। ये तो सिर्फ खान यूनिस में ही है, और जो बाकी के जो एरिया में थे वो 8,000 लोगों के लिए थे, इतने बड़े एरिया में। तो आप सोच सकते हैं कि जो फ़लस्तीनी लोग थे वो कितने छोटे एरिया में रह रहे थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राफ़ा। इसकी जनसंख्या सबसे कम है, जो है 2.5 लाख के आसपास। इसका बॉर्डर मिस्र से मिलता है। राफ़ा में गाज़ा और फ़लस्तीन का अकेला एयरपोर्ट था, जो 1998 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 3 साल तक चलने के बाद 2001 में इसराइल ने इस एयरपोर्ट को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर राफ़ा क्रॉसिंग है, जिसका इस्तेमाल करके गाज़ा में रहने वाले लोग गाज़ा से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी रहती है मिस्र वालों की तरफ से। राफ़ा गेट से गाज़ा के लोग मिस्र में दाखिल होते हैं, और इसके अलावा सालाडीन गेट से सामान क्रॉस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। और इसके अलावा इसराइल से भी गेट है एक, जिसका नाम है करम अबू सलेम, लेकिन वो बंद रहता है, उससे कोई भी क्रॉसिंग नहीं होती है। तो ये है पूरा का पूरा फ़लस्तीन का मैप, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के लोग रहते हैं, क्या क्या होता है उस एरिया में, कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।